परिचय। मुझे ढेर सारे काम निपटाने हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझ में और अधिक ऊर्जा शेष नहीं बची है। माँ, तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बेटा, हम लोगों को प्रतिदिन ढेर सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, साइकिल चलाना आदि। इसलिए इस समस्त गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। माँ, ये वॉशिंग मशीन भी तो कार्य करती है। क्या इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाँ, परंतु इसमें अंतर है। आओ, मैं तुम्हें कार्य एवं ऊर्जा के विषय में बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्य एवं ऊर्जा को परिभाषित करना, ऊर्जा के भिन्न रूपों को लिखना, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के व्यंजकों को लिखना, ऊर्जा संरक्षण की विधियों को समझना, बल को परिभाषित करना एवं कार्य, ऊर्जा और बल की इकाइयों को लिखना। कार्य। मित्रों, हम लोग बड़ी मात्रा में कार्य करते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, साइकिल चलाना, दौड़ना इत्यादि। इन सभी कार्यों के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुकूल जो कठिन श्रम है, उससे अल्प कार्य भी हो सकते हैं। कैसे? आओ देखते हैं। इस विशाल ट्रक को देखो। हम इसको धक्का देने के लिए कठिन श्रम करते हैं, परंतु तमाम प्रयासों के पश्चात भी ट्रक का स्थान परिवर्तित नहीं होता। हम थक जाते हैं। कठिन श्रम के पश्चात भी हम लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि ट्रक का स्थानांतरण नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि हमने कठिन श्रम किया, परंतु विज्ञान की दृष्टि में हमारे द्वारा ट्रक पर कोई कार्य नहीं किया गया। हम विज्ञान में कार्य पथ का भिन्न प्रकार से प्रयोग करते एवं परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं तो विज्ञान के अनुसार हमने बहुत कार्य किया है। कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा। कार्य संपन्न होने के लिए इन दोनों स्थितियों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रथम तो यह कि किसी वस्तु पर बल का प्रयोग हो। द्वितीय यह कि वस्तु का स्थानांतरण हो। आइए हम कुछ परिस्थितियों पर नजर डालते हैं। यदि हम एक मेज को खींचते हैं और मेज अपने स्थान से कुछ दूर खिसकती है, यहां हमने खींचने के लिए मेज पर एक बल आरोपित किया और यह स्थानांतरित हो गया। इस प्रकार कार्य की दोनों शर्तें यहां पूर्ण होती हैं, इसलिए कार्य संपन्न हुआ। इसी प्रकार जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, यदि हम गेंद पर बल्ले से प्रहार करते हैं तो कार्य संपन्न होता है, क्योंकि बल गेंद पर आरोपित होता है और वो गेंद बल द्वारा विस्थापित होती है। अचर बल द्वारा निष्पादित कार्य। विज्ञान में कार्य की अवधारणा को समझने के लिए आइए एक समस्या पर विचार करते हैं। समस्या है, बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है। अब एक अचर बल F को एक वस्तु पर आरोपित करते हैं। वस्तु आरोपित बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है। इस प्रकार W संपन्न कार्य को मान लेते हैं। हमें स्पष्ट करना है कि कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अर्थात W इज इक्वल टू F इंटू S। इस प्रकार से किसी भी वस्तु पर बल लगाने से संपन्न कार्य बल
और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। कार्य का केवल परिमाण होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगर F इज इक्वल टू 1 न्यूटन और S बराबर 1 मीटर, तब बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर, Nm या जूल यानी J है। इस प्रकार 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा है। जब वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है और वह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है। उदाहरण, आइए अब निष्पादित कार्य का पता लगाते हैं जब हमें लगाया गया बल और विस्थापन ज्ञात हो। एक छात्र जमीन से अपना स्कूल बैग उठाता है और उसे भूतल से 1.5 मीटर ऊपर अपने कंधे पर रखता है। 5 न्यूटन का एक बल उस वस्तु पर लग रहा है। छात्र द्वारा स्कूल बैग पर किए गए कार्य की गणना करें। हम देख सकते हैं कि यहां लगा बल 5 न्यूटन है और विस्थापन S 1.5 मीटर है। हम जानते हैं कि किया गया कार्य लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए किया गया कार्य 7.5 न्यूटन मीटर या 7.5 जूल के बराबर है। ऊर्जा। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, परंतु प्रश्न ये भी है कि ये ऊर्जा आती कहां से है। हमारे लिए सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी ऊर्जा के कई स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। ऊर्जा स्रोतों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। हमें अधिकांश ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ही मिलती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन और यूरेनियम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। विद्युत उत्पादन, घरों को गर्म रखने, गाड़ियों के परिचालन और सभी प्रकार के उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इन ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय कहा जाता है क्योंकि इनकी उपलब्धता सीमित है। नवीकरणीय अर्थात अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में जैविक ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सम्मिलित हैं। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है क्योंकि इनकी अल्प समय में ही पुनः पूर्ति संभव है। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मुख्यतः विद्युत ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। एक वस्तु में जो कार्य की क्षमता होती है उसे धारित ऊर्जा कहते हैं। जब वस्तु कार्य करती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है और जिस वस्तु पर कार्य होता है वह ऊर्जा ग्रहण करती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। अतः ऊर्जा की इकाई भी वही है जो कार्य की इकाई है, अर्थात जूल यानी J। 1 जूल कार्य संपन्न करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऊर्जा की बड़ी इकाई के लिए किलो जूल यानी kJ का प्रयोग होता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के कई अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा भी सम्मिलित है। आइए
सर्वप्रथम गतिज ऊर्जा के विषय में अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि एक गतिमान वस्तु कार्य कर सकती है। एक वस्तु अपने समरूप से अधिक कार्य कर सकती है, जिसकी गति अपेक्षाकृत मंद है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित होती है। किसी वस्तु की गति में वृद्धि के साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। घूमता पहिया, चलती कार, दौड़ता लड़का आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नियत वेग से गतिमान किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस वेग को प्राप्त करने के लिए पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का समीकरण। अब आइए हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग यानी u के साथ बढ़ रहा है। अब इसके s दूरी तक विस्थापित होने के बाद विस्थापन की दिशा में एक नियत बल F लगाते हैं। हम जानते हैं कि किया गया कार्य अर्थात W लगाए गए बल F एवं तय की गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होती है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसकी गति में भी परिवर्तन आएगा। चलिए मान लेते हैं कि वस्तु का वेग पहले u था, जो बल लगने के बाद v हो गया। मान लेते हैं कि बल लगने से उत्पन्न त्वरण a है। एक समान त्वरण a से गतिमान वस्तु के प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v एवं विस्थापन s के मध्य संयोजन करने पर v वर्ग घटा u वर्ग बराबर 2as। इस प्रकार s बराबर v वर्ग घटा u वर्ग बटे 2a। हम जानते हैं कि F बराबर ma। अतः कार्य के समीकरण में F एवं S के परिमाणों का उपयोग करने पर कार्य W बराबर ma गुणा कोष्ठक में v वर्ग घटा u वर्ग बटे 2a, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर 1/2 m कोष्ठक में v वर्ग घटा u वर्ग। यदि वस्तु अपनी अचल स्थिति से गति प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा W बराबर 1/2 m v का वर्ग। स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर है। इस प्रकार समान वेग v से गतिशील m द्रव्यमान वाली वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा है। E के बराबर 1/2 m v का वर्ग। उदाहरण। आइए अब 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा का पता लगाते हैं, जो समान वेग 4m s का मान घटा 1 के साथ गतिशील है। समाधान। यहां वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, वस्तु का वेग बराबर 4m s का मान घटा 1। गतिज ऊर्जा के समीकरण की मदद से हमें प्राप्त होता है बराबर 1/2 गुणा 10 kg गुणा 4 ms का मान घटा 1 गुणे 4 ms का मान घटा 1 बराबर 80 जूल। अतः इस वस्तु की गतिज ऊर्जा 80 जूल है।
स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए आइए इस गतिविधि को करते हैं। एक रबड़ का टुकड़ा लो, उसको एक छोर से पकड़ो और दूसरे छोर को खींचो। तुम देखोगे कि रबड़ के टुकड़े में खिंचाव आता है। अब रबड़ के टुकड़े के एक छोर को छोड़ दो। तुम क्या देखते हो? रबड़ का टुकड़ा अपनी वास्तविक लंबाई को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रबड़ के टुकड़े ने खिंचाव की स्थिति में ऊर्जा ग्रहण की थी। क्या तुम जानते हो कि जब रबड़ के टुकड़े को एक छोर से खींचा गया तब उसने ऊर्जा कैसे ग्रहण की? यहां वस्तु पर किए गए कार्य के कारण ऊर्जा संचित हुई। किसी वस्तु में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यदि ये वस्तु के वेग या गति में परिवर्तन का कारक नहीं बनती। जब हम रबड़ के टुकड़े को खींचते हैं तो हम ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं। जो ऊर्जा रबड़ के टुकड़े में हस्तांतरित होती है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। वस्तु द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उस वस्तु की स्थिति अथवा उसके विन्यास के प्रभाव स्वरूप उसमें उपस्थित है। ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में संचित वो ऊर्जा है जो उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति अथवा ऊंचाई का परिणाम है। आइए ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के प्रभाव का पता लगाते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। वस्तु को भूतल से ऊंचाई h तक ऊपर उठाते हैं। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए जो न्यूनतम बल लगता है वह वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु स्वयं पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा ग्रहण करती है। आइए मान लेते हैं कि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य W है, अर्थात किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन, जो कि mg गुणा h के बराबर है। W बराबर mgh। चूंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, अतः वस्तु द्वारा mgh इकाई के समतुल्य ऊर्जा प्राप्त की गई। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के प्राथमिक और अंतिम स्थितियों में अंतर पर निर्भर करता है। इसका वस्तु के विस्थापन के मार्ग से कोई संबंध नहीं है। ऊर्जा का रूपांतरण। अब एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या हम ऊर्जा को उसके एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं? हां, ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखें। जब हम बल्ब को चालू करते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम टीवी चालू करते हैं तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। अब हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिणत हो सकती है। जब भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो संपूर्ण ऊर्जा अपरिवर्तित बनी रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा मात्र एक रूप से दूसरे में रूपांतरित होती है। ये ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नष्ट। संपूर्ण ऊर्जा रूपांतरण के पहले और बाद में भी अक्षुण्ण बनी रहती है।
आइए हम एक साधारण उदाहरण पर विचार करें। m द्रव्यमान की एक वस्तु लेते हैं, उसे एक ऊंचाई h से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने देते हैं। प्रारंभ में इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh है एवं गतिज ऊर्जा 0 है। गतिज ऊर्जा 0 क्यों है? गतिज ऊर्जा 0 इसलिए है क्योंकि इसका वेग 0 है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जैसे ही ये गिरेगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यदि दिए गए निर्दिष्ट क्षण में v वस्तु का वेग है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv वर्ग होगी। जिस समय तक वस्तु का गिरना जारी रहेगा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब वस्तु धरातल पर लगभग पहुंचने वाली होगी, h बराबर 0 और v उच्चतम बिंदु पर होगा। इस प्रकार गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा निम्नतम होगी। यद्यपि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल सभी बिंदुओं पर समान ही होगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा बराबर स्थिरांक अथवा mgh जमा 1/2 mv का वर्ग बराबर स्थिरांक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल उस वस्तु की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा है। हमने पाया कि वस्तु के तेजी से नीचे गिरते समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आई, उसी मात्रा में गतिज ऊर्जा में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं उसी प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण भी जारी रहा। कार्य की दर का मूल्यांकन। मान लेते हैं 2 बच्चे A और B हैं। हम कहते हैं कि दोनों एक ही आयु के हैं। दोनों स्वतंत्र रूप से एक साथ तैरना शुरू करते हैं, परंतु लक्ष्य को पूरा करने में A 5 मिनट लेता है, जबकि B को 9 मिनट का समय लगता है। दोनों ने समान कार्य किया, परंतु कार्य को पूर्ण करने में A ने B से कम समय लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बलशाली व्यक्ति अपेक्षाकृत कम समय में नियत कार्य कर सकता है। उसी प्रकार शक्तिशाली वाहन अपेक्षाकृत कम शक्ति वाले वाहन की तुलना में कम समय में ही यात्रा पूरी कर लेगा। अतः कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में शक्ति को परिभाषित किया जाता है। यदि एक अभिकर्ता किसी कार्य W को T समय में पूर्ण करता है, तो उसके द्वारा लगाई गई शक्ति होगी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात P बराबर W बटे T। शक्ति की इकाई वॉट है, जिसका प्रतीक W है। उस अभिकर्ता की शक्ति 1 वॉट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऊर्जा की खपत 1 जूल प्रति सेकंड है, तो शक्ति 1 वॉट है। 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, अर्थात 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा हस्तांतरण की उच्च दरों को हम किलोवाट यानी kW में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। हम जानते हैं कि ऊर्जा की इकाई जूल है, परंतु जूल द्वारा ऊर्जा की बड़ी मात्रा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम ऊर्जा की बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं, जिसे किलोवाट घंटा kWh कहा जाता है।
एक यंत्र का उदाहरण लेते हैं जो प्रति सेकंड 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह यंत्र अनवरत 1 घंटे तक काम करता है तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की खपत होगी। इस प्रकार 1 घंटे में 1000 जूल प्रति सेकंड अर्थात 1 किलोवाट की दर से 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया गया। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा बराबर 1000 वॉट गुणा 3600 सेकेंड बराबर 36 लाख जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। हमारे घरों और बड़े कल कारखानों में जो ऊर्जा खपत होती है उसे सामान्यतः किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है। क्या आप जानते हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल ब्रिटेन के उत्कृष्ट भौतिक शास्त्री थे। उन्हें विद्युत और थर्मोडायनामिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए जाना जाता है। अन्य चीजों के मध्य उन्होंने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रायोगिक रूप से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का सत्यापन एवं ऊष्मा के यांत्रिक समतुल्य की भी खोज की। उन्हीं के नाम पर ऊर्जा एवं कार्य की इकाई का नामकरण जूल हुआ। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा धरातल से उसकी ऊंचाई अथवा निर्धारित शून्य स्तर पर निर्भर करती है। किसी दी गई अवस्थिति में सतह के अनुरूप वस्तु में नियत स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रह सकती है एवं सतह परिवर्तन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मूल्य भी परिवर्तित होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य आरोपित बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं बल के परिमाण का गुणनफल होता है। कार्य की इकाई जूल है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे निहित ऊर्जा कहते हैं। कार्य एवं ऊर्जा की इकाई समान होती है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा निहित होती है जब वो गति की अवस्था में रहती है। m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गतिशील होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv वर्ग। अपनी अवस्थिति अथवा आकार में परिवर्तन के कारण कोई पिंड जो ऊर्जा ग्रहण करता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु जब धरातल से h ऊंचाई तक उठाई जाती है तब उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का मात्र रूपांतरण हो सकता है। यह ना तो निर्मित की जा सकती है और न ही नष्ट। हस्तांतरण से पूर्व और पश्चात संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति की SI इकाई वॉट है। 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में हुई ऊर्जा खपत को 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है।